नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास शो इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश भर के अहम किस्से और कहानियां। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेशोत्सव की धूम, वर्ल्ड लेक डे, राष्ट्रीय खेल दिवस और साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होती महिलाओं की कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। सिद्धिविनायक, मंगलहारी, गौरी नंदन, गणपति बप्पा देश भर में पधार चुके हैं। जयपुर के मोतीडूंगरी मंदिर का इतिहास तो सालों पुराना है। तो आइए देखते हैं किस तरह प्रदेश भर में गणेशोत्सव बनाया गया और क्या कुछ आयोजन किए गए। गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है। तो ये भगवान गणेश जी का वाद्य है मृदंग। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज गणेश उत्सव का जो शुरुआत हुई है वो मृदंग वादन से हुई है। भगवान गणेश जी ने इसको सबसे पहले बजाया था और मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें मेरे गुरु जी द्वारा रचित राजा छत्रपति सिंह जी द्वारा पद्म पुराण के अनुसार जो भगवान गणेश जी के 12 नाम हैं उस पुराण में उनका उल्लेख है। और उसके बाद बड़ी अप्रचलित ताल 21 मात्रा गणेश ताल जो होती है उसको प्रस्तुत करूँगा। हम अप्रचलित तालें बजा रहे हैं, जैसे कि गणेश ताल 21 मात्रा की, लक्ष्मी ताल 18 मात्रा की, और इसमें पूरा उपज अंग पे यह आधारित रहेगा। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में अब नया मोड़ आ चुका है। वर्चुअल दुनिया में जहां पोकर, रमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे गेमों का क्रेज बढ़ रहा था, वहीं सरकार ने उनके हानिकारक प्रभाव समझते हुए ये नए कानून को पेश किया है। तो आइए देखते हैं किस तरह एक तरफ ये कानून प्रतिबंध ला रहा है और दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स के लिए नए अवसर। लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक पारित हो गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये विधेयक पटल पर रखा था, जिसके बाद बहुमत से इसे पारित कर दिया गया। इसका मकसद इन गेम्स की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है। बिल ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी गेम के लिए धन की सुविधा प्रदान करने या स्थानांतरित करने से रोकता है। इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है। बिल के पारित होने से पहले इस पर चर्चा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी भर की बचत इस ऑनलाइन गेमिंग में उड़ जाती है। इससे कई परिवार बर्बाद हुए हैं, तो आत्महत्याओं के मामले भी सामने आए हैं। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि अब स्पष्ट हो चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रेड सपोर्ट भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स
and compulsive behavior, psychological behavior, psychological distress, financial hardship, disruption of family life, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक को काफी खास माना जा रहा है। इसके तहत ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत वैश्विक गेमिंग हब बनेगा। स्पोर्ट्स मंत्रालय गाइडलाइंस बनाएगा। ट्रेनिंग अकादमी व रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। सोशल व एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडियन वैल्यूज से जुड़े गेम्स को समर्थन दिया जाएगा। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध और बेटिंग जुए पर भी बैन होगा। विज्ञापन और प्रचार पर भी सख्त रोक होगी, जबकि बैंकों को फंड ट्रांसफर करने पर रोक लगाने गैर कानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉक होंगे। कानून तोड़ने पर 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। गेम कैटेगरीकरण और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। शिकायत निवारण और गाइडलाइंस अथॉरिटी जारी करेगी। कंपनियों व अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों को तलाशी व गिरफ्तारी का अधिकार होगा। क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को नई डिजिटल स्किल्स मिलेगी, जिससे परिवारों का आर्थिक व मानसिक नुकसान से बचाव होगा। सरकार की इस विधेयक के जरिए युवाओं को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप के चंगुल से बचाने की कोशिश है, जो भ्रामक तरीकों से इसमें फंस जाते हैं और इससे पूरा परिवार आर्थिक तंगी की ओर चला जाता है। आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की कोशिश अब धरातल पर नजर आने लगी है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा क्षेत्र में एलईडीपी और नाबार्ड के सहयोग से बकरी पालन पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरह गोट फार्मिंग से वहां के लोगों को आजीविका मिल रही है और कैसे महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। बांसवाड़ा के तलवाड़ा क्षेत्र में एलईडीपी प्रोजेक्ट के तहत गोट फार्मिंग को लेकर बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी बहुल इन इलाकों में जब हमारी टीम पहुंची तो सरकारी और संस्थागत प्रयासों के सकारात्मक और प्रभावी परिणाम सामने आए। यहाँ एनएम सदगुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के बीच जागरूकता और सतत रोजगार को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम में आदिवासी महिलाओं को यह समझाया जा रहा है कि किस प्रकार पशुपालन, विशेषकर बकरी पालन के माध्यम से वे स्थायी आमदनी अर्जित कर सकती हैं। ट्राइबल बहनों का एक बकरी पालन पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था 15 दिन का, और उनमें साथ साथ में कैसे छोटे से उनका लैंड होल्डिंग में मल्टीपल एक्टिविटीज़ जैसे कि फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, और उनका जो ट्रेडिशनल क्रॉप है मक्का एज वेल एज सोयाबीन, उस पर भी अगर जगह ज़्यादा है तो वो भी अपना बोते हैं। और ख़ास तौर पे बकरी पालन पे हमारा ये ज़्यादा बड़ा फोकस था, क्योंकि बकरी पालन पे साल भर में उनको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। 10 से 15 दिनों के इस प्रशिक्षण के बाद कई आदिवासी महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। उन्होंने न केवल अपने अनुभव साझा किए, बल्कि यह भी बताया कि प्रशिक्षण से पहले और बाद में उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। चिड़ियावास की कविता चरकोटा बताती हैं कि इस प्रशिक्षण ने उन्हें पशुपालन की वैज्ञानिक जानकारी दी, जिससे अब उनकी आमदनी में बड़ा सुधार हुआ है। वे कहती हैं कि अब घर का खर्च सुचारू रूप से चल रहा है और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। इसी तरह वागड़ी भाषा बोलने वाली वना बताती हैं कि अब उन्हें बकरियों के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता नहीं रहती। पहले जहां वह खुद को कमजोर और असहाय मानती थी, वहीं अब वह एक कुशल पशुपालक और किसान के रूप में खुद को देख रही हैं। और हमने बकरी पालन की ट्रेनिंग ली थी 10 दिन की। उसमें हमने पहले कुछ अनुभव नहीं था हमको कि मतलब पशु बाड़ा कैसे रखते हैं, बकरी पालन की पहले मर जाती थी हमारी बकरियां, तो किस आधार पे हम इसको जीवित रखे, यूँ अनुभव नहीं था हमको। फिर हमने 10 दिन की ट्रेनिंग ली। डॉक्टर साहब आए थे हमारे बांसवाड़ा से ही, हमको ट्रेनिंग दी। इसके बाद में आमदनी तो बड़ी मैम, एक बकरे मतलब बिकते थे 8-9 हज़ार में, तो हमने ट्रेनिंग के माध्यम से सिरोही नस्ल वाले बकरे तो 20-25 हज़ार का एक बकरा बिकता है, तो साल भर में 5 बकरे हो तो
लाख रुपए का इनकम हो जाती है। बच्चे मेरे छोटे थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं और हमारे साथी है 2-3, उन्होंने 2 लड़कियों को STC करवाई, एक ने नर्सिंग करवाई। इसके माध्यम से मैं मेरे घर का देखकर दूसरी महिला भी सीखी इसके आधार पर, तो वो भी जागरूक हुई। उसने भी मतलब मैंने बोला कि इस तरह का पशुबाड़ा रखना है, बकरी पालन को ऐसा रखना है, चारा मतलब ऊंचे टांग के खिलाना है, हरी पत्तियाँ खिलानी है बकरे को, यूँ करके उनको भी मतलब अनुभव हुआ, तो उन्होंने भी बकरी इस तरह पाली, तो उनकी भी इनकम बढ़ी, तो उनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। ते अमारा बाकरा पाड़िया बोकड़िए ते अणाने सारा खवड़ावा ते पेला हूँ कहेवाय पेलो हुकी सार हाथे सीरों दड़ी ने मैं पानी में मिलावी ने फसे अणाने सार खवड़ावा, फसे सार खाई जाए अणा बाद फेरी आटो तबड़ावा चूल्हा माते, आटो तबड़ावीन फसा बाल्टाम कूड़ा ने सरसान तेल दड़ा ने फसे आना ने पानी पा, तो आ पानी पिए ते बीमार नहीं थाय, ते बीमार थाई जाए ते थोड़क सूनो थोड़ोक गार ने हूँ कहेवाय नमक ने एम करी ने आना ने मेले आले साटी खाई जाए ते बीमार नहीं थाय। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं की इन कहानियों से साफ है कि तलवाड़ा क्षेत्र में LEDP प्रोजेक्ट और नाबार्ड के सहयोग से चल रहे ये प्रयास न केवल आजीविका का साधन बन रहे हैं, बल्कि आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ महेश दादीज की रिपोर्ट। झीलें सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं बल्कि सभ्यताओं की धड़कनें रही हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, पर्यावरण का आईना और जीवन की गारंटी। तो आइए देखते हैं किस तरह वर्ल्ड लेक डे पर देश भर में झीलों को संवारने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस हमें मौका देता है कि हम खिलाड़ियों को सलाम कर सकें और साथ ही खेलों से जीवन में अनुशासन और एकता को सीख भी सकें। ये दिन समर्पित है हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को। तो आइए देखते हैं किस तरह खेल दिवस पे हम भी अपने जीवन में अनुशासन और एकता ला सकते हैं। ध्यान ऐसा ध्यान से खेल गया कि सबके ध्यान में ध्यान ही रह गया। जी हाँ, अपनी हॉकी स्टिक से दुनिया को लोहा मनवाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। 3 बार ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक जिताने वाले मेजर ध्यानचंद की याद में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है खेलों के मूल्यों, अनुशासन, दृढ़ता, खेल भावना और टीम वर्क के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है,
साथ ही आम जनता को खेलों को अपनाने और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही फिट और स्वस्थ रहने के महत्व पर जोर देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि विकास के लिए खेल का भी महत्व होता है और मुझे खुशी है कि एक जमाना था जहाँ बच्चे खेल में अगर समय लगाते तो माँ बाप ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आज एकदम से उलट गया है। अगर बच्चे खेलकूद में आगे आते हैं, रुचि लेते हैं, तो माँ बाप गर्व से भर जाते हैं। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूँ। मेरे देश के परिवार के अंदर खेल को प्रोत्साहन का वातावरण मैं देखता हूँ, मेरा मन गर्व से भर जाता है। मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूँ। और साथियों, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 बनाई गई है। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी। आज भारतीय खिलाड़ी पूरे विश्व में खेल के क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बना रहे हैं। खेल की दुनिया में भारतीय तिरंगा अपनी आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। खेल दुनिया को जोड़ने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2047 का विकसित भारत विश्व के उन टॉप 5 देशों में शुमार हो जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ खेलों का प्रदर्शन करते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। मेवाड़ की धरती पर इन दिनों अलग ही रंग और उल्लास बिखरा हुआ है। आपको बता दें कि राखी के बाद से उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में शुरू हो जाता है गवरी उत्सव। गांव ढानियों से निकलकर यह अब उदयपुर शहर तक पहुंच चुका है। इस उत्सव में अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं और अलग विभिन्न वेशभूषाओं में लोग लोकधारा को आगे ले जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह इस संस्कृति की रंग में रंगा हुआ है मेवाड़। अरावली की गोद में बसे भील जनजातीय अंचलों की सांस्कृतिक धरोहरों में गवरी एक अनूठा नाट्य अनुष्ठान है। हर वर्ष भाद्रपद माह में जब प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, तब गांव-गांव में मांदल की थाप, कांसे की थाल की लय और घुंघरुओं की छनक के बीच गवरी का उत्सव शुरू होता है। इस 40 दिवसीय अनुष्ठान में भील जनजाति के पुरुष स्त्री का स्वांग रचकर विभिन्न किरदार निभाते हैं। गवरी यानी भील समुदाय का अनुष्ठान, वो भील समुदाय जो विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला में सबसे पुराना समुदाय है और जिसके पास अपनी अनुष्ठानिकता का एक सिंहावलोकन करें तो बहुत पुराने काल से वो अपनी सब परंपराओं को धारण किए हैं।
चूँकि इस गौरी में जो मुख्य कलाकार हैं वो अपने हाथ में लकड़ी का खांडा रखते हैं। आज लोह युग में हैं लेकिन वो लकड़ी का खांडा रखते हैं, यानी वो उस काल से अब तक। और इसमें जितने पात्र हैं उनमें से एक पात्र का नाम है खड़लिया भूत या तरकलिया भूत। वो तिनकों का कपड़े पहन के आता है। देखिए आज हम पॉलिस्टर के युग में रह रहे हैं लेकिन वो आज भी तिनकों का कपड़ा, ये इतने पुराने, उसके पास जितने आयुध हैं वो फरसा है वो भी लकड़ी का। तो लकड़ी के काल से लेके इसमें वर्तमान, चूँकि अनुसरण में सभी प्रवृत्तियाँ आ जाती है, तो वो मुझे लगता है एकदम से मोबाइल युग तक गौरी ने एडॉप्ट किया है इस समाज को। जो तपस्या इनकी है वो है जो इस गौरी में भाग लेता है, यानी जो कला का, जो गोपाल जी, जो भी लोग इसमें भाग लेते हैं वो 40 दिन तक न हरी सब्जी खाते हैं, नंगे पाँव रहते हैं, कोई मांस, कोई मदिरा उसका सेवन नहीं करते और जमीन पे सोते हैं। ये इनके तरह की तपस्या है। वो उसके बाद 40 दिन जब गौरी हो जाती है और उसके बाद भी इनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये बहुत एक गुप्त एक परीक्षा होती है जहाँ पे जो गौरी में जो कलाकार भाग लेते हैं वो जाकर एक दिया जो होता है उसके ऊपर से अपनी परीक्षा देते हैं और अपनी पवित्रता बताते हैं कि हमने इन 40 दिनों में जो गौरी के जो भाव है, गौरी के जो रूल्स है, जो मूल्य है। गौरी में नृत्य, संगीत और नाटक का अद्भुत समन्वय है। गौरी मंडलियां अलग अलग इलाकों में पहुंचकर देवी देवताओं की कथाओं, लोक कथाओं और समाज सुधार के संदेशों से भरे प्रसंगों का मंचन करती हैं। लोगों का मानना है कि इस अनुष्ठान से गांव में समृद्धि आती है, खेत खलिहान में अच्छी उपज होती है, साथ ही पशुधन स्वस्थ रहता है और लोग निरोगी बने रहते हैं। हम ये गौरी का प्रोग्राम करते हैं, 1.25 महीनों गौरी का प्रोग्राम करते हैं। जहाँ अपने बहन बेटी होती वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे नाचते हैं। जो अभी हम खेल बने हुए हैं, ये काना गुजरी का प्रोग्राम है, उसमें देवी अम्बा का खेल आता है, काना गुजरी का आता है और हटिया और कालका माता का खेल आता है, राजा रानी का प्रोग्राम आता है और बंजारा और मीणा का ये प्रोग्राम आता है। गौरी के पीछे इन आदिवासियों की बहुत बड़ी आस्था होती है और ये एक ही साल नहीं लेते हैं। जब भी इनको को माता जी का हुक्म होता है तब वो उनकी परमिशन से ये गौरी लेते हैं, बाकी मन मर्जी से ये नहीं खेलते हैं इसको। राखी के दूसरे दिन माता जी की राखी बांध कर ये सब तैयार होकर अपने घर से निकलते हैं। बाकी जो इनके 12 महीने का काम होता है, कोई खेतीबाड़ी करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई क्या करते हैं। अपने एक ही गांव से ही ये 40-45 जने चुन के, जिसमें 5 भोपे होते हैं और 30-35 ये मेंबर होते हैं। ये 1.25 महीने तक अपनी गौरी नाच लेते हैं। इसमें इनका त्याग है। 5 भोपे होते हैं जो पर डे व्रत रहते हैं। शाम को व्रत उपवास खोल कर फिर ये जितने भी लोग हैं ये भी पूरे दिन भूखे रहते हैं और शाम को ही अपना व्रतवास खोलते हैं। इसके बीच में ना तो ये चप्पल पहनते हैं, ना ये घर पे जाते हैं, ना ये बिछाए हुए पे सोते हैं और ना ही ये हरी सब्जी का सेवन करते हैं। गौरी नृत्य में पात्र शिव, पार्वती, भैरव, भोपा, रायबुड़ी, भामाशाह और अन्य देवी देवताओं एवं लोक पात्रों के रूप में सामने आते हैं। संवाद और नृत्य की शैली दर्शकों को न केवल भाव विभोर करती है बल्कि नैतिक शिक्षा और परोपकार का संदेश भी देती है। दर्शकों ने कहा कि गौरी देखने का असली आनंद तभी मिलता है जब गांव और मोहल्लों की गलियों में यह लोकनाट्य अपने पूरे रंग में सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। देश भर की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई ये योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी। आपको बता दें कि अब तक 56 करोड़ खाते खुल चुके हैं और करीबन 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राशि इन खातों में जमा हो चुकी है। तो आइए जानते हैं किस तरह से देश की आर्थिक और लोगों के जीवन में बदलाव लाई ये योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है। 28 अगस्त 2025 को इस योजना ने अपने शानदार 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
इस योजना ने देश के करोड़ों लोगों, खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को देश की आर्थिक मुख्यधारा में शामिल कर सम्मानजनक जीवन प्रदान किया है। जनधन खाता ने आधार और मोबाइल के साथ मिलकर एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया है जिसकी वजह से सरकार और लाभार्थियों के बीच की दूरी ना के बराबर हो गई है। साल 2014 में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी और 11 साल बाद एक बार फिर से उन्होंने इन खातों के केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जनता का आह्वान किया है, जिसके लिए बैंकों ने भी 1 जुलाई से विशेष अभियान चलाया है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है, इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। महिला खाता धारकों की संख्या 30 करोड़ यानी 55% से ज्यादा है। इन खातों में जमा राशि 2.63 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। ग्लोबल फिनडेक्स 2025 के मुताबिक देश में 90% लोगों का बैंक खाता है। साल 2011 में यह आंकड़ा केवल 35% तक ही सीमित था। विश्व बैंक के मुताबिक भारत ने 6 सालों में वो करके दिखाया जो 47 सालों में पूरा होता। इन खातों के साथ फ्री रुपए कार्ड और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलती है। 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा ने कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनधन खातों के माध्यम से अब 321 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि 2013-14 में यह संख्या 28 थी। इनमें आयुष्मान भारत, किसानों के लिए पीएम किसान, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि, फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना या दीनदयाल अंत्योदय जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है, खासकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए। पैसा जाए हमारे खाता में आता है, पंचायत लेन देन करी थे सब और सरकारी को सुविधा हमें बहुत बढ़िया दी। जौन कुछ होता है तो वही से काम होता है, पैसा जमा करी थे, निकारी थे। जनधन जीरो बैलेंस वाला खाता खोला है, वही से अपन लेन देन करी थे। हमारे गैस के पैसा आवत है, वही से हमारा सारा कारोबार चलता। पहले जो है अकाउंट नहीं था तो बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है उसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। जनधन का सफर जन सुरक्षा से होते हुए अब स्वरोजगार के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। जनधन योजना ने खाता धारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा के साथ भी जोड़ा और मुद्रा, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप जैसी लोन की योजनाओं से भी। अपना खाता भाग्य विधाता की टैगलाइन के साथ 11 साल पहले शुरू हुआ ये सफर आज गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच बन गया है। आज के शो में हमने देखा संस्कृति से लेकर विकास, चुनौतियों से लेकर अवसर तक की झलक। इन्हीं विविध रंगों में बसा है भारत, जो निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।